प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक हमने पढ़ा मतलब बेसिक चीज़ जैसे आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, उसके बाद विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र और उसकी विद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। आज हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए बच्चों जानते हैं कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी जो विद्युत क्षेत्र का परिणाम है उसका एक तरह से ग्राफीय निरूपण, उसको ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वही अपनी विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो सर्वप्रथम फैराडे साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक बिंदु धनावेश लिया, प्लस क्यू एक आवेश लिया, उस आवेश से लाइनें खींची, एक लाइन बड़ी, फिर से छोटी लाइन, फिर ऐसे छोटी लाइन, फिर ऐसे छोटी लाइन, पहले बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर पहली बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, ऐसे उन्होंने लाइन ऐसे मतलब चारों तरफ खींचते गए। तो उन्होंने क्या बताया कि जहां जो लाइन बड़ी है वो अधिक विद्युत क्षेत्र को बता रही है, और जो लाइन कम छोटी है वो किसको बता रही है? कम विद्युत क्षेत्र को बता रही है। तो उनका ऐसा मानना था। फिर बाद में क्या किया, इन लाइन्स को कंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया? इस लाइन्स को कंटिन्यू कर दिया, लगातार। ये मान लो कोई धनावेश है, प्लस क्यू आवेश, इससे एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन इससे ऐसे खींच दी बाहर की तरफ, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और ये क्या है? इस आवेशी चालक की सतह से लंबवत, इस आवेशी चालक की सतह से क्या है? 90 डिग्री पर। और बताया गया कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, वीक होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है, स्मॉल होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो यही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो पहले अपन लिखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी कि मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश टेस्ट चार्ज को अपन फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दे, मुक्त रूप से गति करने के लिए छोड़ दे, तो उसके द्वारा बनाया गया जो पथ होगा वही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र में, मैं लिख रहा हूं, आप भी नोट करें, और जब भी आप क्लास में बैठे तो क्लास की तरह बैठे, वीडियो के सामने कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा में लिख रहा हूं, आपको भी साथ साथ लिखनी है। विद्युत क्षेत्र में एकांक, एकांक मतलब यूनिटी, मतलब वो आवेश जिसका परिणाम क्या हो? इकाई हो, एक कूलाम के बराबर हो। एकांक प्रेक्षण, विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश, एकांक प्रेक्षण धनावेश पहले बता चुका हूं। एक प्रेक्षण आवेश हम हमेशा कौन सा लेते हैं? धनावेशी लेते हैं। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश को, एकांक प्रेक्षण धन आवेश को मुक्त रूप से, मुक्त रूप से मतलब फ्रीली छोड़ दिया विद्युत क्षेत्र के अंदर, मुक्त रूप से छोड़ने पर, मुक्त रूप से छोड़ने पर उसके द्वारा बनाया गया पथ, उसके द्वारा बनाया गया पथ, उसके द्वारा बनाया गया पथ विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक प्रेक्षण धनावेश को फ्रीली मुक्त रूप से छोड़ने पर वो जिधर भागेगा, वो जिधर जाएगा, वही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा। वो जो रास्ता होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको बताएगा? विद्युत क्षेत्र रेखा को बताएगा। तो इसकी डेफिनेशन थी, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लो। क्लियर? फिर से रिपीट कर दूं कि विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेक्षण धनावेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर वो जिस रास्ते से वो जाएगा, मतलब जिस रास्ते से वो गुजरेगा, वो रास्ता ही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा को बताएगा। यानी विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण है, मतलब ग्राफ के द्वारा कैसे विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, बोर्ड में सवाल आता है विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म लिखिए। तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। आगे क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। यहां आगे लिखने वाले अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म मतलब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, शो करती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, दिखाती है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है, पहला गुणधर्म इसका यह है
कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से चलकर धनावेश से निकलती है और ऋणावेश के अंदर जाती है। मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो बाहर निकलती है, ऐसा अपन ने पहले ही पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, जब अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। और ऋणावेश के कहाँ होती है, मतलब ऋणात्मक आवेश से ये अंदर आती है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलेगी और कहां चली जाएगी, ऋणावेश पर जाकर वो एंड हो जाएगी, अंत हो जाएगी, वहां से वापस ऋणावेश से धनावेश पर वापस नहीं आएगी। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि अपन आगे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। तो देखिए पहला नियम क्या लिखने वाले, पहला गुणधर्म हम क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला नियम लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये पहला नियम इसका, पहला गुणधर्म, हो जाती है। अगर मान लो आवेश अकेला है, अगर मान लो आवेश अकेला है, इसको तो ग्राफ से कैसे दिखाएंगे कि मान लो ये धनावेश है, ये क्या है धनावेश, और मान लो ये क्या है ऋणावेश। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, धनावेश से क्या हो रही है बाहर आ रही है, ऋणावेश में अंदर जा रही है, धनावेश से क्या हो रही है बाहर निकल रही है, धनावेश से क्या हो रही है बाहर, ऋणावेश में क्या हो रही है अंदर आ रही है, धनावेश से क्या हो रही है बाहर, ऋणावेश में क्या हो रही है अंदर आ रही है। तो ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, गुणधर्म इनका पहला। अगर मान लो इसी में कंटिन्यू लिखेंगे, यदि आवेश अकेला है, यदि आवेश एकल मतलब सिंगल चार्ज है, अकेला चार्ज है, यदि आवेश एकल है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर जाती हुई, अनंत पर जाती हुई या अनंत पर जाती हुई या अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि अगर आवेश एक अकेला है तो वो अनंत तक जाएगी, धनावेश है तो, और ऋणावेश है तो अनंत से आती हुई लगेगी, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन रियल में आपको बता दूं ये सब कुछ इमेजिनेशन, ऐसा समझते अपने, ऐसा मानते हैं, ऐसा थोड़ी किसी आवेश के पास आपको लाइन्स दिख रही नहीं, लाइन्स नहीं दिख रही है, केवल थ्योरेटिकल एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा। अनंत पर जाती हुई अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। क्या बोला मैंने कि अगर आवेश एकल है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको अनंत पर जाती हुई प्रतीत होगी। अगर आवेश धनावेश है तो अनंत पर जाती हुई प्रतीत होगी, और अगर आवेश ऋणावेश है तो वो अनंत से आती हुई, यानी देखो एरो अनंत पर यानी माइनस में अंदर आ रही। ये थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। क्या बोला मैंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, यानी धनावेश से निकलेगी ऋणावेश पर एंड हो जाएगी। अगर आवेश एकल है तो वो अनंत पर जाती हुई या अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। धनावेश के लिए वो अनंत पर जाती हुई प्रतीत होती है और ऋणावेश के लिए वो अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा अपने को लगता है। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसी के ऊपर वैसे आप ये नोट कीजिए, फिर मैं गुणधर्म इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको राइट करवाता हूँ, लिखवाता हूँ। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, गुणधर्म नंबर 2। तो देखिए गुणधर्म 2 क्या है, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। क्या होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, पॉज कर लो। नेक्स्ट गुणधर्म सेकंड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी 2। बंद लूप क्यों नहीं बनाती है, बंद लूप इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर एंड हो जाती है, ऋणावेश से वापस लौटकर धनावेश पर नहीं आती है, इसलिए बंद लूप नहीं बनाती है। क्या होगा, धनावेश पर जाएगी और धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएगी एंड हो जाएगी। बंद लूप का मतलब क्या होता है,
बंद लूप का मतलब ये होता है कि जहां से चले वहीं पे वापस आ जाए, उसे बोलते हैं बंद लूप। क्या बोलते हैं? कि जहां से चले, कि मान लो अपन यहां से चले, यहां गए और वापस यहीं पे आ गए, इसको बोलते हैं क्लोज लूप, बंद लूप। क्लोज रास्ता, बंद रास्ता, ये वाला है। ये बंद लूप नहीं बनाएगी। कौन नहीं बनाएगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। जबकि अपन आगे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, या फिर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। कैसे बनाती है? कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मान लो अपने पास कोई क्षण चुंबक है। क्या है? क्षण चुंबक है। मान लो इसका उत्तरी ध्रुव और ये मान लेते इसका दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या होता है? वो बाहर नॉर्थ से साउथ में जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ आती है। ऐसे बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। इसको बोलते हैं बंद लूप। मतलब जहां पर गई थी वहीं पर वापस आ गई, इसे बोलते हैं बंद लूप। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, आई होप आपको समझ में आई होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, गुणधर्म 3। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ तक क्लियर? और आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर इसकी तीसरी राइट करने वाला हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी लिखने वाला वो तीसरा गुणधर्म अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा क्या होता है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये पढ़ने से पहले दूसरी चीज बता रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। क्या बोला मैंने? कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। जैसे मान लो कि ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा, ये क्या चीज है? ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मैंने बोल दिया कि ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है, ऐसा मैंने मान लिया। तो मैंने इसके किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची? एक स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा क्या करेगी? इस बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगी। किसको? इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है उसको ये बताएगी। तो क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब ये होगा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ओके, क्लियर यहाँ तक? जैसे मान लो ये कोई दूसरा बिंदु, सेकंड पॉइंट, क्यू पॉइंट, ऐसा मान लीजिए क्यू पॉइंट है। अगर मैंने क्यू पर क्या खींच दी? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे क्या बताएगी? ये बताएगी क्यू पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्यू पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। किसको बताएगी? क्यू पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे? गुणधर्म तीसरा क्या है? कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। फिर अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम। तो मैं लिख देता हूं, साथ में आप भी लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। व्यक्त करती है मतलब बताती है, रिप्रेजेंट करती है, कुछ भी लिख लो, बताती है, रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है, जो भी। तो यहाँ क्या लिखने वाले अपन? विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो आप ये लिखिए, इसके पहले एक थ्योरी और उसके बाद ये डायग्राम। शायद आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इस तरह से फिर भी नहीं आता तो वापस पॉज करके वीडियो को फिर से सुन लीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, इसको मैं नोट कर दूं, आप पॉज करके नोट कर लो। फिर पढ़ते प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथा गुणधर्म। बोर्ड में सवाल आता है कई बार कि विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म लिखिए। तो इनमें से मान लो 2 पूछता है, 2 लिख दो, और ज्यादा पूछता है, ज्यादा लिख दो। तो मैं लिखवा रहा हूँ 3 लिखवा दिए। आगे चलते हैं, चौथा सवाल, चौथा सवाल नहीं, चौथा गुणधर्म। ओके, इसको रब कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ मैं। ओके, चौथा गुणधर्म क्या है? कि इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं यहीं से कंसेप्ट निकलने वाला है। वो क्या है? कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्या बोला? 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, यानी वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करती है?
अगर ऐसा होगा, अगर मान लो दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट रही है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो दो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो संभव नहीं है। तो क्या लिखने वाले अपन कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा, क्या बोला मैंने, जैसे मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये मान लेते हैं पहली, इसको मतलब E1 समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्स्ट, पहले वाले विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये मान लेते हैं दूसरी E2 मतलब इसको वेक्टर लगा दो, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि, सदिश राशि। तो मान लो ये पहली विद्युत क्षेत्र रेखा और ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या कर रही है, दोनों किसी पॉइंट पे काट रही, मान लो पॉइंट P है। अब देखिए मैंने क्या बताया था प्रॉपर्टी थर्ड के अंदर कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं, लाइन खींचूं यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग। कौन सी लाइन के अकॉर्डिंग, E1 लाइन के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस E2 लाइन के अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा खींचूं तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। क्या एक ही बिंदु पर दो जगह संभव है क्या, दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। मान लो आपको दो आदमी खींच रहे हैं तो आप कहाँ जाओगे, या तो जिधर बल ज्यादा उधर जाओगे, ऐसा नहीं दोनों तरफ चल जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सही यहाँ पे कि क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो यही प्रॉपर्टी है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे, चौथा लिखिए गुणधर्म, क्या लिखने वाले, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी जो संभव नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर मतलब जहां पर वो काट रही है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है, दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4, गुणधर्म चौथा, कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्लियर? तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, ओके। ये क्या है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, बहुत तगड़ा होता है। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र दुबला पतला आराम से कमजोर होता है, छोटा मोटा। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लो ये मैंने क्या बना दी, लाइंस, तो ये क्या बन जाएगा, प्रबल ऐसा, इसको टेढ़ा कर देते हैं। ये मान लो ऐसे लाइन है, ये क्या जा रही है, चलो भी नहीं बनाते हैं। मान लो एक लाइन ये है, ये लाइन मान लेते हैं मान लो ये लाइन है E1, एक दूसरी लाइन है मान लो ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है, मान लो ये E2, और मान लो तीसरी लाइन ऐसे जा रही है, ये मान लो E3। तो देखिए मान लो 3 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं A, एक पॉइंट मान लेते हैं B, एक पॉइंट मान लेते हैं C। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस जगह देखूं तो यहाँ विद्युत लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास में, और जबकि यहाँ पे क्या है, इस B वाले हिस्से में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है, क्या है, दूर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो हम बोल सकते हैं कि EA ग्रेटर देन EB, मतलब ए बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो बी पर जो विद्युत क्षेत्र है उससे ज्यादा है, उससे क्या है, ज्यादा है। तो क्या हो गया, लिखा क्या अपन ने कि लिखेंगे क्या कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जबकि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र पर वो कमजोर होता है, दुर्बल होता है। तो ये लिखते हैं कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होती है, वहां विद्युत क्षेत्र
परबल, परबल मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र परबल होता है, जबकि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है, क्या होती है? दूर दूर होती है, वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल, दुर्बल मतलब वीक, कमजोर होता है। क्या होता है? दुर्बल मतलब वीक यानी कमजोर होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी। आप इसको बढ़ाइए, नोट कीजिए, तब तक मैं मेरे मार्कर को इंक पिलाता हूँ थोड़ी सी। आइए बच्चों देखते हैं आगे। क्लियर यहाँ तक? प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिणाम के समानुपाती होती है। क्या होती है? आवेश के परिणाम के, मतलब जितने ज्यादा कूलाम का आवेश होगा उससे उतनी ही ज्यादा क्या निकलने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है, उतनी उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलने वाली है। तो क्या पढ़ने वाले कि किसी आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली या किसी आवेश पर समाप्त होने वाली, अगर प्रारंभ मतलब धनावेश से तो बाहर निकलेगी और समाप्त होगी मतलब ऋणावेश से तो क्या होगी? अंदर जाएगी। तो क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 6, किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिणाम के समानुपाती होती है। आवेश के परिणाम के समानुपाती होती है। परिणाम के समानुपाती होती का मतलब यह है कि जितने ज्यादा कूलाम का आवेश होगा उससे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उससे उतनी ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। अगर धनावेश है उतनी ज्यादा वो कैच कर सकता है, उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को वो ले सकता है। अगर यदि वो ऋणावेश है तो क्या होगा? जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो आवेश बनाऊं, मान लो एक आवेश मेरे पास क्यू है और एक आवेश मान लो मेरे पास माइनस का क्यू भी, ऐसा मान लेते हैं माइनस का क्यू भी। यहाँ से लाइन गई, यहाँ से निकली, इसमें धनावेश है, ये धनावेश, और ये क्या मान लेते हैं? धनावेश से बाहर, ऋणावेश के अंदर, धनावेश के बाहर, ऋणावेश के अंदर। ऐसे यहाँ से लाइन निकली, धनावेश से लाइन ऐसे निकल रही, धनावेश से लाइन निकली, धनावेश से लाइन निकली। लेकिन देखिए इसे निकल कितनी रही है? इसे निकल रही है, मैं इसकी बात करूं ए वाले आवेश की तो 2 4 और 3 7, लेकिन इसमें जा कितनी रही है? केवल 4, यानी 4 ही ले रहा है। और दे कितनी रहा है? धनावेश वाला 7 दे रहा है। तो इनका परिणाम किसका ज्यादा है? अगर बात करें मोड की, मोड मतलब परिणाम, तो मोड ऑफ क्यू ए ग्रेटर देन मोड ऑफ क्यू बी, यानी ए का परिणाम बी से ज्यादा है। प्लस मैंने तो किसको बताया? चिन्ह को, मतलब प्रकृति को बता रहा है कि अगर मान लो ये 7 कूलाम का है तो इससे कम, मान लो 5 है या इससे कम होगा। लेकिन तो ये कि किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिणाम के समानुपाती होती है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। क्लियर? आप इसको नोट कीजिए पॉज करके, फिर अपन आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, पॉज कर लिया होगा आपने, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7, गुणधर्म 7। तो 7वां क्या है? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो किसी आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेशित चालक की सतह, इसी आवेशित चालक को अपन समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। इसको अपन चैप्टर 3 में क्लियर कर लेंगे, विभव जहां पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ उसको बोलते हैं वह पृष्ठ जो समान विभव पर हो। किस पर हो? वह पृष्ठ जो समान विभव पर हो, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो क्या लिखेंगे? जो
इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 जो भी है, 7 है मेरे अकॉर्डिंग 7 होगी शायद। तो देखिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक, आवेशित वो चालक जो क्या हो, आवेशित यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश हो, कोई ना कोई आवेश हो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह से, आवेशित चालक की सतह से लंबवत होती है। क्या होती है, आवेशित चालक की सतह से लंबवत होती है। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये अपने पास कोई आवेशित चालक है, ऐसा मान लिया कि धनावेशित है, कैसा है, धनावेशित। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो क्या होगी, इसकी सतह के लंबवत, लंबवत मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ऐसे 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जैसे मैं फिर से बता दूं, अपना मैंने क्या माना था, धनावेश, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, बाहर की ओर। तो ये भी क्या होता है, 90 डिग्री पे। क्या होता है, 90 डिग्री पे। कैसे, अगर मान लो ये स्पर्श रेखा खींचे, इसको वैसे अभिलंब बोल सकते हैं मैथ्स की भाषा में। ये कितना डिग्री बनाता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बोल दो कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या है, आवेशित चालक की सतह से 90 डिग्री पर होती है। इसको बोलते हैं त्रिज्यीय बाहर की ओर, अगर धनावेश है, अगर ऋणावेश होगा तो त्रिज्यीय अंदर की ओर, ऐसे त्रिज्यीय अंदर की ओर ऐसे। ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह के, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। क्लियर, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8, जो भी आवेशित चालक होता है उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। किसी आवेशित चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। क्या बोला मैंने, क्लियर आता है। चलो आगे देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8, 8वां गुणधर्म, 8वां गुणधर्म। क्या बोल रहा हूं, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होती है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। यानी ये बोल सकते हैं आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका अपन डेरिवेशन भी देखेंगे, प्रूफ भी देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी इतना ही समझना है कि आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है, 0 होती है। यानी आवेशित चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या लिखने वाले हैं, किसी आवेशित चालक के अंदर, किसी आवेशित चालक के अंदर, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है। कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं। किसके अंदर, किसी आवेशित चालक के अंदर। ठीक है, ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 7 8 जो भी है। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, गुणधर्म 9वां गुणधर्म क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे से समांतर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे से समांतर है, सरल रेखीय है और बराबर दूरी पर है। क्या बोला मैंने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर है, सरल रेखीय है और क्या है, बराबर दूरी पर है, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर दूरी पर नहीं है तो वो रिप्रेजेंट करती है, वो व्यक्त करती है असमान विद्युत क्षेत्र को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन कि परस्पर सरल रेखीय समांतर व बराबर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। जबकि असमान दूरी पर स्थित
विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को असमान मतलब जो समान नहीं हो, असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्लियर? कि जब रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर होगी, परस्पर समांतर होगी, सरल रेखीय होगी और बराबर दूरी पर होगी तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर बराबर मतलब समांतर नहीं और बराबर दूरी पर नहीं है तो वो असमान विद्युत क्षेत्र को शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, बताएगी। तो कैसे? जैसे मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, ये वाला, ये किसको बताएगा? अगर ये बराबर दूरी पर है, क्या हो गया? समान विद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया? समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, यूएफ मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो ऐसा है कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, ये क्या हो जाएगा? कहीं दूर है कहीं पास में, तो इसको बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये थी कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। आगे क्या पढ़ते हैं? विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। फिर इसके बाद इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा किसकी वजह से? द्विध्रुव की वजह से, उसको अपन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बाद में। पहले यहाँ तक। तो अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। द्वि यानी दो, ध्रुव यानी पोल, जिसमें दो पोल, उसको बोलते हैं द्विध्रुव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोलेंगे? डाई मीन्स दो, पोल मीन्स पोल, जिसमें दो पोल हो। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये होता है जब दो समान प्रकृति, जब समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अत्यंत बहुत कम दूरी पर रखे हो, तो उस निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोला मैंने? कि मान लो दो आवेश है, एक आवेश मान लेते हैं -q और एक आवेश मान लेते हैं +q। क्या बोला मैंने? परिणाम में समान और प्रकृति में विपरीत। मतलब अगर एक ऋणावेश है तो दूसरा कौन सा होगा? धनावेश होगा। और अगर इनके बीच की दूरी मैं मान रहा हूं यहाँ पे 2a, क्या मान रहा हूँ? 2a, ये बहुत कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। कई बार ये भी पूछता है कि एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन, एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त ये होती है कि जो आवेश का परिणाम तो होना चाहिए उच्च, आवेश का परिणाम तो होना चाहिए बहुत ज्यादा, और उनके बीच की दूरी वो होनी चाहिए बहुत कम मतलब 2a टेंड्स टू 0, लगभग 0 के बराबर, जबकि आवेश का परिणाम बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं आवेश विद्युत द्विध्रुव की, वो विद्युत द्विध्रुव की शर्त, कंडीशन। तो परिभाषा क्या होगी? जब दो परिणाम में समान, परिभाषा लिखिए, जब दो आवेश जब परिणाम में समान, जब परिणाम में समान व विपरीत प्रकृति के, जब परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम हिंदी में बोला था अत्यल्प, एक दूसरे से बहुत कम मीन्स अत्यल्प दूरी पर रखे हो, अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हो, तो इस निकाय को निकाय मतलब एक से ज्यादा आवेश आके तो निकाय बन गया, ठीक है। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? ये परिभाषा और ये इसका डायग्राम। ये फिर से रिपीट करता हूं, जब परिणाम में समान व प्रकृति में विपरीत प्रकृति के आवेश, परिणाम में तो क्या हो? समान हो। जैसे मान लो ये भी 5 कूलम का, ये भी 5 कूलम का, लेकिन ये क्या -5 कूलम और ये +5 कूलम, तो परिणाम में तो क्या हो गया? समान हो गया, और प्रकृति में क्या हो गया? विपरीत हो गया। इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव।
और कंडीशन क्या होनी चाहिए, बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो आप परिभाषा नोट कीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, किसी एक आवेश का परिणाम, किसी एक आवेश का, जैसे क्या मान लो ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी मैंने क्या मान ली 2a, इनके बीच की दूरी क्या मान ली मैंने 2a। एक चीज और क्लियर करता हूं, यहाँ पे दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु उसको बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का केंद्र। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं द्विध्रुव की एक्स। क्या बोलते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की एक्स कहते हैं। और इस एक्स के लंबवत, इस एक्स के लंबवत 90 डिग्री पर जो रेखा इसके केंद्र से गुजरती है उसको बोलते हैं निरक्ष। क्या बोलते हैं, निरक्ष। ये हो जाएगी निरक्ष, ये क्या हो जाएगी निरक्ष, ये क्या हो जाएगी एक्स, ये हो जाएगी एक्स एक्सीय रेखा, ये हो जाएगी निरक्ष रेखा, और ये हो जाएगा मूल बिंदु। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, किसी एक आवेश का परिणाम और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी दिखाते हैं किससे, पी से, यहाँ लिख लो किससे दिखाते हैं, पी, और यहाँ क्या लगा देते हैं वेक्टर। तो आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया वेक्टर। तो कैसी राशि बन गई, सदिश राशि। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा कहाँ होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश, माइनस ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसकी दिशा पी वेक्टर की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जबकि केमिस्ट्री में आप इसका उल्टा पढ़ते हो, क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। वहां यहाँ फिजिक्स में क्या है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो आगे अपन इसकी नोट करते हैं डेफिनेशन, फिर इसका लिखते हैं फॉर्मूला, फिर इसका लिखते हैं मात्रक, फिर इसकी विमा, और फिर सदिश राशि, और फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, किसी एक आवेश का परिणाम, किसी एक आवेश का परिणाम, किसी एक आवेश का परिणाम वह उनके बीच की, वह उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, वह उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वह उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर। उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश का परिणाम व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, मान लो ये पी वेक्टर, तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a वेक्टर। या सिंपल परिणाम की बात करें तो P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a। ये माइनस Q आवेश और ये प्लस Q आवेश, ये होगी P वेक्टर की दिशा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। परिभाषा नोट कीजिए, फिर आगे इसके मात्रा की बात करते हैं, इसकी विमा की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लिया। ओके, आगे चलते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2a, क्या पढ़ा अपन ने, किसी एक आवेश का परिणाम वो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, वह उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2a। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है Q आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, ये पहले बता चुका हूं मैं। तो आगे कौन है, दूरी, और दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ क्या आने वाला है, कूलाम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। आगे पढ़ते हैं इसकी विमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो विमा देखिए, कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है A1 T1। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट के अंदर। और ये क्या है, मीटर, मीटर की विमा क्या होती है L1, क्या होती है L1। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, M0 L1 T1 A1। ये क्या होगी,
इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विभव। तीसरी बात इसके लिए, ये कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसकी दिशा कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। ध्यान से सुन लेना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर दिशा होती है। लिखिए आगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? मैं आप लिखोगे क्या लिखोगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। मैं लिख रहा हूं, यह एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्लियर यहाँ तक? ये थी अपने विद्युत, अपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा यहाँ तक? क्लियर? मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर। विमा क्या हो गई? m0। यहाँ पे 1 नहीं है, m0 L1 T1 A1। तो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, फिर अपने क्या पढ़ा? विद्युत द्विध्रुव, फिर अपने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, उसका मात्रक, विमा और उसकी कैसी राशि? सदिश राशि, और उसकी दिशा अपन ने पढ़ी। अगले वीडियो में अपन करने वाले इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी एक्सीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और इसकी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू।